गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल डू फॉर यू पर। आज हम लोग क्या करने वाले, देखो किसी कुंडली या पारिनालिका के पारस्परिक प्रेरक, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए बता रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के व्यंजक को प्राप्त करना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है कैपिटल M बराबर म्यू नॉट N1 N2 A बाई L। ठीक है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं आज, पारस्परिक प्रेरक के व्यंजक को प्राप्त करने वाले। तो पारस्परिक प्रेरक में क्या होता था, दो कुंडली होता था। जब किसी प्राइमरी कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन किया जाता था तो सेकेंडरी कुंडली में अपने आप एक धारा उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को पारस्परिक प्रेरण कहा जाता है और कुंडली का पारस्परिक प्रेरक को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पिक्चर बनाएंगे। ठीक है, इस कुंडली का जो पारस्परिक प्रेरक होगा उसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करेंगे। समझ में आ गया? तो मान लो यहाँ पर एक प्राइमरी कुंडली है जिससे बहने वाली धारा में परिवर्तन करेंगे तो सेकेंडरी कुंडली में अपने आप एक विद्युत वाहक बल, यानी कि उसमें विद्युत वाहक बल कारण हुआ धारा उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, क्या किया जाता है, इस डेरिवेशन को करने के लिए ना प्राइमरी कुंडली के ऊपर में सेकेंडरी कुंडली को ओवरलैप कर दिया जाता है कुछ इस तरह। देखो यहाँ पर सेकेंडरी कुंडली को हम लोग ऐसे ओवरलैपिंग कर देंगे। ठीक है, और ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे करके हम ओवरलैप कर देते हैं और यहां पर एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे इसको, जो कि सेकेंडरी कुंडली है। तो ये वाला प्राइमरी कुंडली था हमारा जो, और ये वाला है सेकेंडरी कुंडली है। ठीक है ना, तो सेकेंडरी कुंडली को हम क्यों लिए, जिसको डॉट डॉट से दिखाएं उसको क्या है, सेकेंडरी कुंडली है। बात को समझो कि ये वाला अगर प्राइमरी कुंडली है तो इसी के ऊपर में सेकेंडरी कुंडली को ओवरलैप कर दिया गया है। तो देखो माना कि L बराबर प्रत्येक कुंडली की लंबाई, L क्या है, प्रत्येक कुंडली की लंबाई, A है प्रत्येक कुंडली का अनुप्रास काट का क्षेत्रफल। अगर अनुप्रास काट का क्षेत्रफल का बात करें तो प्राइमरी कुंडली का यहाँ अनुप्रास काट का क्षेत्रफल अगर ये होगा तो सेकेंडरी कुंडली में भी अनुप्रास काट का क्षेत्रफल सेम है दोनों का। और यहाँ पर देखिए तो ये वाला बनेगा नॉर्थ, ये वाला बनता है साउथ पोल क्योंकि करेंट यहाँ क्लॉकवाइज में है, तो ये वाला बनेगा नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पर ऐसे होगा क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की दिशा भी ये होगा, मतलब थीटा इक्वल टू अभी भी दोनों कंडीशन में 0 होगा, चाहे वो प्राइमरी कुंडली हो चाहे वो सेकेंडरी कुंडली। तो प्राइमरी कुंडली इसी के ऊपर में ओवरलैप है, तो यहाँ पर बी का डायरेक्शन भी ये होगा और अनुप्रास काट का क्षेत्रफल ए का भी डायरेक्शन ही होगा। ए का क्षेत्रफल की दिशा केवल हमेशा सतह के तल के लंबवत दिशा में, तो ये कुंडली का तल है, इसका लंबवत दिशा ऐसे। सेकेंडरी कुंडली के इसके ऊपर में ओवरलैप कर दिया गया है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर बी का डायरेक्शन भी ये होता है और ए का डायरेक्शन भी ये होता है। थीटा इक्वल टू कितना हो गया, बोलो 0 डिग्री। तो क्या होगा, जब प्राइमरी कुंडली से बहने वाली धारा में परिवर्तन करेंगे तो सेकेंडरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण अपने आप क्या पैदा होगा, विद्युत वाहक बल पैदा होगा। और इस विद्युत वाहक बल के कारण सेकेंडरी कुंडली के गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ विक्षेप उत्पन्न होगा, जिससे ये पता चलेगा कि इसमें धारा बह रहा है सेकेंडरी कुंडली में, जबकि सेकेंडरी कुंडली को किसी बैटरी वगैरह से जोड़े नहीं। प्राइमरी कुंडली को एक बैटरी से मदद से जोड़ दी धारा नियंत्रक, और इसी की मदद से इससे बहने वाली धारा में लगातार परिवर्तन होगा और सेकेंडरी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता रहेगा। चूंकि यहाँ दो कुंडलियां हैं इसलिए इसे पारस्परिक प्रेरक कहा जाता है। और पारस्परिक प्रेरक का व्यंजक जो होता है वो होता है कैपिटल M, मतलब फॉर्मूला कैपिटल M इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A बाई L होता है। ठीक है, तो इसके डेरिवेशन को हमको देखना है, एग्जाम में आता भी है, 5 मार्क्स में आ जाता है, 3 मार्क्स में तो आता ही आता है ना। तो L बराबर क्या है, प्रत्येक कुंडली की लंबाई है, A है प्रत्येक कुंडली का अनुप्रास काट का क्षेत्रफल, N1 क्या होगा, प्राइमरी कुंडली में कुल लपेटों की संख्या, और N2 है सेकेंडरी कुंडली में कुल लपेटों की संख्या। अब यहाँ एक समझना है स्मॉल n1 क्या है, ये है प्राइमरी कुंडली के प्रत्येकांक लंबाई में लपेटों की संख्या। ये है प्राइमरी कुंडली, प्राइमरी कॉइल के प्रत्येकांक लंबाई में लपेटों की संख्या। ठीक है, प्राइमरी कुंडली में लपेटों की। अच्छा, प्राइमरी कुंडली के अंदर जितना चुंबकीय फ्लक्स होगा सेकेंडरी कुंडली में भी उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर में इसको ओवरलैप कर दिया गया। तो प्राइमरी कुंडली के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू है वो बी इक्वल टू हो गया म्यू नॉट एन आई। कितना होता है बोलो, म्यू नॉट एन आई। तो एन का वैल्यू N1 होगा क्योंकि प्राइमरी कुंडली की बातें हो रहा है। तो B1 का मतलब
या फिर बी का मतलब यहाँ प्राइमरी कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। और जितना ज्यादा प्राइमरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ही सेकेंडरी कुंडली में भी होगा, क्योंकि सेकेंडरी कुंडली इसी के ऊपर में क्या कर दिया गया, हम लोग ओवरलैप कर दिया गया है। समझ में आ गया? तो हम लोग क्या करेंगे, धारा किसमें प्रवाहित करेंगे, प्राइमरी कुंडली में, और परिवर्तन किसमें होगा, सेकेंडरी कुंडली में। सेकेंडरी कुंडली में कितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जितना प्राइमरी कुंडली में हो रहा, क्योंकि प्राइमरी कुंडली उसी के अंदर में है। आ रहा बात समझ में? सेकेंडरी कुंडली को उसी के ऊपर क्या कर दिया गया, ओवरलैप कर दिया गया है। तो हम निकालेंगे सारा कहानी किसमें होगा, सेकेंडरी कुंडली में होगा, क्योंकि सेकेंडरी कुंडली में ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या पैदा होता है, ईएमएफ। तो लिखेंगे सेकेंडरी कुंडली के एक लपेट से संबंध चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, तो सेकेंडरी कुंडली याद रखना। तो सेकेंडरी कुंडली के एक लपेट संबंध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा भाई, तो एक लपेट संबंध चुंबकीय फ्लक्स तो फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू फिर से 0 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो क्या होगा, फाई बराबर होगा बी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 वैल्यू 1, तो फाई बराबर हो गया बी ए। और बी क्या है, प्राइमरी कुंडली के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र। जितना ज्यादा प्राइमरी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र होगा वही सेकेंडरी कुंडली में भी होगा, उतना ही ना होगा, क्योंकि उसके ऊपर में ओवरलैप कर दिया गया है। अच्छा, तो बी का मतलब प्राइमरी कुंडली में अंदर का चुंबकीय क्षेत्र, अंदर में लिखो म्यू नॉट n1 i और इंटू ए। ये क्या निकला, प्राइमरी कुंडली सेकेंडरी कुंडली के एक लपेट से संबंध चुंबकीय फ्लक्स। अब निकालेंगे सेकेंडरी कुंडली में कुल लपेटों की संख्या, कुल लपेटों से संबंध चुंबकीय फ्लक्स, मतलब पूरे सेकेंडरी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स। तो पूरे बातों को समझो, यहां पूरे सेकेंडरी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, तो देखो एक लपेट से संबंध चुंबकीय फ्लक्स आया म्यू नॉट n1 i और इंटू ए। तो बताओ सेकेंडरी कुंडली में कुल लपेटों की संख्या कितना है बच्चा, n2 है। तो n2 लपेट से संबंध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, n2 म्यू नॉट n1 i और इंटू ए। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो यहां करो सेकेंडरी कुंडली से संबंध कुल चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल टू n2 म्यू नॉट n1 i और इंटू ए। समझ में आ गया? अब चाहो तो यहाँ n1 का वैल्यू उठा के डाल दो। n1 का वैल्यू क्या आएगा, याद करो, प्राइमरी कुंडली की लंबाई कितना होगा, l। बोलो होगा ना? तो एकांक लंबाई में लपेटों की संख्या n1 है, तो l लंबाई में लपेटों की संख्या क्या होगा, l n1 होगा। और इसी को बोलते हैं सेकेंडरी कुंडली, सॉरी प्राइमरी कुंडली में कुल लपेटों की संख्या। तो प्राइमरी कुंडली में कुल लपेटों की संख्या n1 बराबर होगा l n1 स्मॉल n1। तो स्मॉल n1 का वैल्यू क्या आएगा, कैपिटल N1 बाई l। अच्छा, तो यहां होगा फाई बराबर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ऊपर में लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, चीज समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखना इस बात को कि कब प्राइमरी बोल रहे हैं कब सेकेंडरी बोल रहे हैं। ज्यादातर यहाँ सेकेंडरी कॉइल का ही रोल है, बस प्राइमरी कुंडली में एक चीज ध्यान रखना कि प्राइमरी कुंडली के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वही सेकेंडरी कुंडली में होगा। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी कुंडली की इसी के ऊपर में ओवरलैप कर दिया गया है। अच्छा, तो यह n1 की जगह निकालो, तो सेकेंडरी कुंडली में कुल चुंबकीय फ्लक्स, सेकेंडरी कुंडली से संबंध कुल चुंबकीय फ्लक्स होगा फाई बराबर n2 म्यू नॉट, n1 की जगह क्या लिखोगे, कैपिटल N1 बाय l, यहां है I और बगल में है ए, तो ये लिख दोगे। आगे बात समझ में? चाहो तो इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लो। अच्छा, बट हम लोग इसके लिए भी पढ़े हैं कि किसी कुंडली का जो पारस्परिक प्रेरक होता है वो कैसे निकालते। देखो, बट हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी कुंडली में जितना ज्यादा धारा में परिवर्तन करेंगे सेकेंडरी कुंडली में उतना ही ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब हो गया सेकेंडरी कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है फाई, वो किस पर निर्भर करता है, आई पर, मतलब आई के समानुपाती होगा। आई जितना ज्यादा सेकेंडरी कुंडली में उतना ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो फाई समानुपाती आई। और जब भी समानुपाती साइन हटाते हैं तो इस बार एम लगता है, क्योंकि दो कॉइल के लिए क्या यूज करते हैं, एम, तो हो गया एम आई। एम क्या है, जहां कैपिटल एम को पारस्परिक प्रेरक कहते हैं, प्रेरक है ना, पारस्परिक प्रेरक कहते हैं। समझ में आ रहा है बातें, क्या बोलते बोलो, पारस्परिक प्रेरक, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ में आ गया? बस कुछ नहीं, फाई का मान समीकरण एक में रख दो, सेम टू सेम जैसे हम लोग फर्स्ट में निकाल रहे थे। तो फाई का मान समीकरण एक में रखने, चाहो तो लिख लो फाई का मान समीकरण एक में
रखने पर, जैसे ही फाई का मान समीकरण 1 में रखोगे क्या होगा, फाई का मान यहां रखो तो यहां होगा mi इक्वल टू n2 म्यू नॉट n1 i a और बाई एल, आई से आई लुढ़क जाएगा, m का फॉर्मूला निकल जाएगा, म्यू नॉट n1 n2 a बाई एल, खत्म। आया समझ में? तो किसी कुंडली का पारस्परिक प्रेरक का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट n1 n2 a बाई एल, m बराबर म्यू नॉट n1 n2 बाई एल। आ गया ना? ठीक। अब इसमें पूछता है कि किसी कुंडली का पारस्परिक प्रयोग किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो यहाँ 4 बातों पर निर्भर करता है। क्या क्या? पहला कि किसी कुंडली का पारस्परिक प्रयोग तो m जो होता है वो प्राइमरी कुंडली में लपेटों की संख्या पर निर्भर करता है, सेकेंडरी कुंडली के भी लपेटों की संख्या पर निर्भर करता है, अनुप्रास काट के क्षेत्रफल पर तो निर्भर करेगा ही करेगा, और चौथा लंबाई पर भी निर्भर करता है। हाँ, लंबाई जितना ज्यादा होगा कुंडली का पारस्परिक प्रेरक उतना ही कम होता है। पारस्परिक प्रेरक ज्यादा कब होगा, मतलब प्राइमरी कुंडली और सेकेंडरी कुंडली में लपेटों की संख्या जितना ज्यादा होगा पारस्परिक प्रेरक का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों समानुपाती है। अनुप्रास काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा, अनुप्रास काट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा कुंडली में पारस्परिक प्रयोग कैपिटल एम का वैल्यू भी उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आ गया क्या? और हाँ, चुंबकीय फ्लक्स में जितना ज्यादा परिवर्तन होता है सेकेंडरी कुंडली में उतना ज्यादा ईएमएफ पैदा होगा, उतना ही ज्यादा धारा पैदा होगा। आगे बात समझ में? ये पूरा कहानी था पारस्परिक प्रेरकता। ठीक है, एग्जाम में आता भी है, ध्यान रखना। 3 मार्क्स में तो बहुत ज्यादा बार आया है एग्जाम में, ठीक है, 5 मार्क्स में भी आता है, तो ध्यान रखना, एकदम बढ़िया से इसको प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कोई आता है ना बाबू तो दोनों दे देता है मिला के, तो 100 प्रेरक भी दे देगा और पारस्परिक प्रेरक भी दे देगा। इसके पहले वाला जो वीडियो था वो 100 प्रेरक से रिलेटेड था, देख लेना बढ़िया से, ठीक है। डेरिवेशन बहुत आसान है, मैंने बहुत अच्छा से समझा दिया दोनों, ठीक है, कि जब प्राइमरी कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन करेंगे तो सेकेंडरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा सेकेंडरी कुंडली में, ध्यान रखना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।